क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के, और हम बिजनेस स्टडीज़ के अपने 3rd चैप्टर पे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर की जो फॉर्म्स थी हम उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप भी पढ़ा, पार्टनरशिप भी पढ़ा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पढ़ा, जॉइंट स्टॉक का हम मीनिंग एंड फीचर्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम जॉइंट स्टॉक के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसका मीनिंग और फीचर्स इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जॉइंट स्टॉक की मेरिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं, तो देखते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जब अपने शेयर्स को इश्यू करती है और काफ़ी सारे इसके ओनर्स बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, अपने शेयर्स को इश्यू करके वो अपनी कैपिटल इंक्रीज़ करती है। अब मान लीजिए मैंने आप इसका कोई शेयर खरीद लिया, तो मैंने इसमें अपनी कैपिटल लगा दी, अपने पैसा लगा दिया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गई ना। बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, उनके पास कैपिटल बढ़ गई। जनरल पब्लिक ने, मान लीजिए आप में से, हम में से किसी एक ने उसका एक शेयर खरीद लिया, तो हमने उसको अपने पैसे दिए और शेयर अपने नाम कर लिया, तो उस कंपनी की कैपिटल तो बढ़ गई ना। कितने सारे ऐसे छोटे छोटे शेयर्स कितने सारे लोग खरीदते हैं। और एक ही क्या करते हैं, कलेक्ट फंड्स बाय रेजिंग लोन्स, अपने लोन्स लेके भी अपनी फंड्स को इंक्रीज कर लेते हैं। तो मेन इसका फ़ायदा क्या हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि इसकी ना कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये हमने इसके मीनिंग में भी बताया था और मैं आपको पहले भी काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर है ना, तो आप उसमें से उसके कुछ पॉइंट्स फीचर्स के भी निकाल सकते हो, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के भी निकाल सकते हैं। जो चीज़ उसमें अच्छी है वो उसके मेरिट्स हो गई उसके मीनिंग में, जो चीज़ आपको लग रही है कि ये गड़बड़ है वो डीमेरिट्स में आ जाएगा। राइट, आपको कुछ ऐसा क्रैम नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को मेरिट्स का एक भी पॉइंट याद नहीं आ रहा। आप उसका मीनिंग अपने मन में समझिए, सोचिए, तब उसमें से निकालिए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है तो ये मेरिट्स में मैं लिख सकता हूँ। राइट, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कंपनी, मान लीजिए मैंने 1000 के शेयर्स खरीदे, तो मेरी जो लाइबिलिटी होगी ना वो 1000 तक लिमिटेड होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट्स मनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब ये भी चीज़ ठीक है, ये चीज़ मैं भी देखती हूँ। मान लीजिए कंपनी को लॉस हो रहा है, मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ उसमें लगाए हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी जो है 1000 तक लिमिटेड है, मुझे अपने पास से पर्सनली कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट भी करती है इन्वेस्टर्स को, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, इट हैज़, अब जैसे मैंने बताया कि बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस, इट इज़ फाउंड बाय लॉ एंड कैन एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है और इसे हम लीगली ही एक प्रोसीजर को फॉलो करके इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो जो डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। तो मान लीजिए किसी मेंबर की अगर डेथ भी हो जाती है तो वो कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगा, जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो उनके पास जो फंड्स होते हैं ना, जो अमाउंट होता है, कैपिटल, जो पैसे होते हैं उनके पास बहुत होते हैं। वो काफ़ी लार्ज स्केल पे ये कंपनीज होती है जॉइंट स्टॉक, जब इतने सारे शेयर होल्डर्स वो बना रही है, ओनर्स बना रही है, तो काफ़ी लार्ज स्केल पे होती है, तो इनके पास फंड्स भी बहुत होते हैं। तो ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को हायर करना, ताकि वो उनकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को संभाल सके। तो मैनेजमेंट कितनी अच्छी होगी ना, एक तो नॉर्मल बंदा मैनेजर बन के नॉर्मली हैंडल कर रहा है कंपनी, एक कोई प्रोफेशनल को आपने हायर किया है, उसे कितनी सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्टाइज होगा। राइट, वो कितना एक्सपर्ट होगा ना। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़, जो मैनेजरल फंक्शंस होंगे वो काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी इनकी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। राइट, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से हायर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इतने ज़्यादा पैसे हैं, इतना अच्छा फंड है उनके पास, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उनकी उस बिज़नेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन तो अपने आप ही होना है। हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो हाई।
अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास इतने ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी उनका ज़्यादा होगा, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन तो बनता है यार उनका। ठीक है, अब किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पास पैसे ही नहीं है तो ग्रोथ कहाँ से होगी बिजनेस की। ठीक है, ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को ईजिली वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज़ मैंने एक शेयर खरीदा उस कंपनी का और मुझे पैसों की नीड हो गई, इफ़ द ऑनर ऑफ शेयर, मैं शेयर की ओनर हो गई, इज़ इन के नीड ऑफ कैश, मुझे कैश की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ईजिली अपने शेयर को बेच सकती हूँ, चाहे उस टाइम पे वो शेयर की वैल्यू कितनी भी है। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस लेके मैं उसको बेच दूँगी, मेरे पास तो पैसा आ गया ना, मैंने उस शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर भी इजीली हो जाता है इसमें। 7th हमारा आता है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक को कैसे कॉन्फिडेंस होता है भाई, क्योंकि जो कंपनीज होती है वो पब्लिश करती है अपने एनुअल अकाउंट्स को, रिपोर्ट्स को, फ्यूचर प्लान्स को, ये सारी चीज़ें वो अपनी पब्लिश करती है गवर्नमेंट के थ्रू। क्योंकि अब जो पब्लिश इनको करना क्यों ज़रूरी होता है, जो पब्लिक है वही तो उनके शेयर्स को खरीद रही है ना। ठीक है, तो उनको पब्लिक करना भी ज़रूरी होता है। तो पब्लिक को ना एक पब्लिक कैन प्लान टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो पब्लिक प्लान कर सकती है, बहुत सारी कंपनीज ने अपने अकाउंट्स को पब्लिश कर दिया। अब पब्लिक को जैसे कि हम हैं, हमें तभी तो हमें पता चलेगा ना कौन सी कंपनी को कितना प्रॉफिट चल रहा है। जिस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। लास्ट हमारा आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, इसमें कैसे डेमोक्रेटिक जैसे बोलते हैं ना, 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट, सबको राइट है, अपने हक को, सबको अपने राइट्स मिलते हैं। बिजनेस इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स, जो बिजनेस है वो डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, और उन्हें इलेक्ट कौन करता है, उनको इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं आर टेकन बाय कॉलिंग बोर्ड मीटिंग्स बुलाई जाती हैं जिसमें सारे डायरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तब उसके सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। वेयर ऑल डायरेक्टर्स गेट वोटिंग राइट्स, हर डायरेक्टर को वोटिंग राइट होता है, मतलब हर डायरेक्टर अपना डिसीजन रख सकता है कि मेरी तरफ से ये ठीक है, मेरी तरफ से ये ठीक है, सब अपने वोट्स अपने डिसीजंस को दे सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो गई, तो इसकी वजह से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ मेरिट्स थे। जिसमें एक और आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए बाय कंट्रीब्यूटिंग अ लार्ज फंड फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़, अब इनके ऊपर इनके पास लार्ज फंड्स हैं, इनको डील भी पब्लिक के साथ करना है, तो पब्लिक का कुछ तो फ़ायदा इनको करना होगा ना पब्लिक के लिए। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे स्कूल्स बनवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने पब्लिक के लिए, तो पब्लिक का ट्रस्ट भी ज़्यादा उन पर होगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले करते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स, अब इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। इसकी जो पहली डीमेरिट है उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि अब नुकसान के बारे में हम सोच रहे हैं तो इसमें जो गलत चीज़ें हैं वो देखते हैं। लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर, इसमें बहुत ही लेंदी प्रोसीजर हो जाता है हर चीज़ को फॉलो करने का, जैसे कि मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कम्प्लीटेड, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है इस कंपनी को, क्योंकि इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है ना, तो हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा लेंदी और एक्सपेंसिव हो जाता है। अब आप एक्सपर्ट्स को अगर हायर कर रहे हो, राइट, तो वो चार्ज भी तो करेंगे ना हाई फीस भी वो हाई चार्ज करेंगे, जैसे उनको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होती है इसमें, कंपनी को रजिस्टर कराना है, शेयर्स इशू करना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही ना मिक्सअप सा हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर्स होते हैं इसके। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्यों नहीं होता इनमें, क्योंकि मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स, अब आपकी कंपनी को मैनेज तो प्रोफेशनल मैनेजर्स कर रहे हैं, राइट, उनको क्या मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, अगर किसी साल प्रॉफिट कम हो रहा है तो भी उनको वही सैलरी मिलेगी मंथली, किसी साल प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो भी उनको वही मंथली सैलरी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में, कि हाँ ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं उन्होंने, चाहे वो कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर ले, प्रॉफिट उनको सैलरी तो इतनी ही मिल रही है ना, चाहे प्रॉफिट उस कंपनी को ज़्यादा भी हो गया, लेकिन उन मैनेजर्स को, उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो उतनी ही मिलेगी, तो थोड़ा मोटिवेशन भी इनके अंदर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिले इन डिसीजंस में काफ़ी डिले हो जाता है। क्यों, क्योंकि सारे जो डिसीजंस है ना वो बोर्ड मीटिंग्स में लिए जाते हैं,
पहले सबको इकट्ठा करना, सबके पास नोटिस भेजना कि हाँ मीटिंग रखनी है, सारे डायरेक्टर्स उसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद डिसीजंस लेना काफ़ी लेंदी प्रोसीजर हो, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स की जो डिसीजन लेंगे सबकी जो वो होती है हामी भरना भी ज़रूरी होता है सबका, राइट, कि सब मान जाए उस डिसीज़न के लिए। उसमें थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। एक क्या होता है फिर उसको कम्युनिकेट करना पब्लिक के लिए भी, हर किसी के लिए, तो काफ़ी डिले हो जाता है डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने में, कि हाँ फाइनली हमने ये डिसीज़न लिया, उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फोर्थ हमारा आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें ना गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, जैसे बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारी ना लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे फाइल करना रिटर्न को, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना, पब्लिश करना, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, तो गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है इन कंपनीज़ में, क्योंकि इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट तो पब्लिक के लिए काम करती है, तो इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। फिफ्थ हमारा आता है कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब अब वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, सच एज बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स इसमें होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कितने सारे पर्सन होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, एंड हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। इनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। कैसे? डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, क्या चाहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए उनका, ठीक है, जो उन्होंने पैसा दे रखा है उसके ऊपर उनको ब्याज जो है वो ज़्यादा मिले। वेयर एज फिर शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि वॉन्ट टू रिड्यूस इट, कि उन वो जो ब्याज जो देना पड़ता है, जो हमने डिबेंचर्स जो पैसे लिए हैं वो कम हो जाए। क्यों? ताकि जो पैसा बचेगा वो प्रॉफिट होगा और उनकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी शेयर होल्डर्स की। तो सबके अपने अपने, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, तो जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है। एक हमारा आता है अनहेल्दी स्पेकुलेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो रेट है ना, जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, वो कभी इंक्रीज होते रहते हैं, कभी डिक्रीज होते रहते हैं, पता नहीं चलता। आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा होगा, आज प्राइस एकदम से इतना बढ़ गया, कल प्राइस एकदम से इतना गिर गया, तो स्पेकुलेशंस जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। डायरेक्टर्स मेक प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ शेयर्स। अब जो शेयर्स के प्राइसेस होंगे वो तो डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं कंपनी के, ठीक है। वो अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं उन प्राइजेस को, ठीक है, ताकि उनका फ़ायदा हो सके, डायरेक्टर्स का फ़ायदा हो सके, क्योंकि अंदर की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टर्स के पास होती है ना, उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन, कब प्राइस बढ़ रहा है शेयर्स का, कब प्राइस घट रहा है, वो भी उसमें शेयर्स ले सकते हैं, डायरेक्टर्स भी शेयर्स लेते हैं, तो उनको तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, क्योंकि उन्हें तो पता होगा कब बढ़ेगा कब घटेगा, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो अनहेल्दी स्पेकुलेशन इसमें होता है। सेवन्थ हमारा आता है सोशल इविल, मतलब ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो चांस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़। मतलब ये कि लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो जो वेल्थ है ना वो कुछ हैंड्स में जाने का काफ़ी डर रहता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है। सोशली गलत होती है ये चीज़ें। अब सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में चली जाए तो वो तो उसके दिमाग में तो ये हो जाएगा ना, बस मैं ही हूँ भाई, वो फिर एक्सप्लॉइट करेगा अपने से नीचे वाले बंदों को, राइट। तो सोशली ये चीज़ जस्टिफाई नहीं होती है। लास्ट हमारा आता है ओलिगैरिक मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी इज इन हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ अ फ्यू पीपल, दैट इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के हाथ में होता है कंपनी का सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल। दे टेक ऑल डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। वो सारे डिसीजन अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए लेते हैं, बेनिफिट्स को देखते हुए लेते हैं, एंड इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कंपनी। तो इसमें क्या होता है, कुछ फ्यू हैंड्स में चली जाती है, जिसकी वजह से वो सारे जो डिसीजंस लेगा वो पहले अपने आप को देखते हुए लेगा कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थी हमारी जॉइंट स्टॉक के। हमने मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब कुछ क्लियर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।